हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। आज हम पॉलिटी में चैप्टर नंबर 7 डिस्कस करने वाले हैं और ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये एक छोटा सा चैप्टर है। इसको हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि कुछ बेसिक्स इसमें दिए हुए हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं, जिससे क्या होगा कि स्टेटमेंट में क्वेश्चन बन सकते हैं इससे। ठीक है, तो आज के जो चैप्टर का नाम है रूरल लाइवलीहुड यानी ग्रामीण आजीविका। नाम से ही क्लियर है कि इसमें हमें पढ़ना है कि गांव में रहने वाले लोगों की आजीविका का भरण पोषण कैसे होता है, किस तरह से वो जीते हैं, किस तरह से वो रोजमर्रा की जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा करते हैं, है ना। कहाँ से उनके पास पैसा आता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपकी एनसीईआरटी है उसको हमने टारगेट रखते हुए एक सीरीज स्टार्ट करी है जिसका नाम है उद्देश्य सीटेड टारगेट एनसीईआरटी बैच। इस सीरीज में आपको सारी एनसीईआरटी के कंटेंट्स देखने को मिलेंगे, यानी एक तरह से ये एनसीईआरटी की थ्योरी क्लास है। डेली शाम को 7 बजे आपको ये वीडियो अपलोड हो जाएंगे, रिकॉर्डेड मैनर में है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। और अगर आपने इस पूरी सीरीज को फॉलो कर लिया, देख लिया, तो आप सीटेट में अच्छा स्कोर 55 से 60 नंबर तक आप ला सकते हैं, है ना। तो आपको क्या करना है कि पूरी सीरीज में बने रहिएगा। अभी हम पॉलिटी की क्लास स्टार्ट करी है, आगे चल के हिस्ट्री और ज्योग्राफी भी हम फुल डिटेल में एनसीईआरटी के कंटेंट्स को पढ़ेंगे, है ना। उसके बाद हम क्वेश्चंस भी करेंगे। तो बिना किसी देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं आज के चैप्टर का नाम ही है ग्रामीण आजीविका यानी रूरल लाइवलीहुड। देखिए, रूरल लाइवलीहुड का मतलब क्या है वो आपको समझना पड़ेगा कि क्या होता है रूरल लाइवलीहुड यानी ग्रामीण आजीविका क्या होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जीविकोपार्जन के विभिन्न तरीके होते हैं। अब देखिए, गांव में लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं, है ना। कोई खेती करता है तो कोई मजदूरी करता है, बहुत सारे काम होते हैं गांव में, है ना। क्योंकि गांव में उतना डेवलप तो रहता नहीं है कि बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं जहाँ पे लोग जाके 8 घंटे ड्यूटी करके आए। तो गांव में क्या करते हैं लोग, अपना अपना कुछ काम स्टार्ट करते हैं। सबका अलग डिपार्टमेंट, एक तरह से आप बोल सकते हो, सबका अलग अलग काम होता है। तो जीविकोपार्जन यानी अपने जीने के लिए वो अलग अलग तरीके के काम करते हैं, उसी को हम बोलते हैं ग्रामीण आजीविका। यानी डिफरेंट वे ऑफ अर्निंग लिविंग इन अ रूरल एरिया इज कॉल्ड रूरल लाइवलीहुड। समझ में आया? तो कहीं आदमी खेती कर रहा है, कहीं बगानी कर रहा है, कहीं आप देखोगे कि बांस से बने बास्केट लोग बना बना के बेचते हैं। जंगल में जाते हैं, बांस काट के लाते हैं और बास्केट बनाते हैं, उसको बेच के अपने घर का भरण पोषण करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर आपकी जो एनसीईआरटी है, आपकी एनसीईआरटी एक विलेज के बारे में डिस्कस करती है, क्योंकि क्या है ना, लर्निंग बाय डूइंग, है ना, प्ले वे मेथड का यूज़ करते हैं। एनसीएफ में क्या बताया है कि आप रियल लाइफ एग्जांपल लीजिए, आप लर्निंग बाय डूइंग पर फोकस कीजिए, जिससे बच्चे समझेंगे। तो आपकी एनसीईआरटी ने एक ऐसी स्टोरी बताई है, एक विलेज से रिलेटेड स्टोरी बताई है कि एक विलेज का नाम है जिसका नाम है कलपट्टू, है ना। क्या नाम है? कलपट्टू विलेज है। वो कहाँ है? वो विलेज है तमिलनाडु स्टेट में, यानी साउथ इंडिया का एक विलेज है। अगर आप मैप में देखोगे तो तमिलनाडु कहाँ पड़ता है? ये जो एरिया होता है ये तमिलनाडु का है। ठीक है, तो एक तरह से ये कोस्टल एरिया है। इस तमिलनाडु के इस साइड क्या है? सी है, यानी समुद्र है। तो हम आज जो एग्जाम्पल लेंगे वो कलापट्टू विलेज का लेंगे। कलापट्टू विलेज कहाँ है? इज अ विलेज दैट क्लोज टू द सी कोस्टल इन तमिलनाडु। तमिलनाडु के सी कोस्ट पर बसा हुआ एक विलेज है जिसका नाम है कलापट्टू, है ना। पीपल हेयर डू मेनी काइंड्स ऑफ वर्क, यानी यहाँ के लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं। एज इन अदर विलेज, here too there is a non-farmer worker such as making basket, utensil, pot, brick, bullock cart etc. देखिए, हर विलेज में आप देखोगे कि फार्मर एक तबका क्या होता है, फार्मिंग करता है, खेती करता है। लेकिन गांव में आप ऐसे भी लोग देखोगे जो कि क्या करते हैं, जो कि क्या करेंगे, टोकरियां बनाते हैं, बर्तन बनाते हैं, है ना, घड़े बनाते हैं। कुम्हार क्या करता है? घड़े बनाता है। कोई ईंट बना रहा है, कोई बर्तन बना रहा है, कोई टोकरी बना रहा है ना। तो कोई ब्लैक स्मिथ है, कोई यूटेंसिल मेकर है ना।
कोई ब्रिक बना रहा है, कोई बैलगाड़ी बना रहा है। इस सब काम करके भी ये क्या करते हैं, अपने जीवन को चलाते हैं, रोजमर्रा की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। बेसिक नीड क्या होती है कि एक अच्छा खाना मिले, है ना, दिन भर में 3 वक्त का खाना मिल जाए। तो इस चीज़ को पूरा करने के लिए लोग अलग अलग तरह के काम इस गांव के लोग करते हैं, जैसे सारे विलेज में होता है। तो ये इस स्टोरी में बताया गया है, ठीक है। अब देखिए, इस विलेज में 3 तरह के काम होते हैं। एक तो होता है फार्मिंग एक्टिविटी। फार्मिंग एक्टिविटी से क्या पता चल रहा है कि खेती करते हैं लोग। फार्मिंग एक्टिविटी में क्या होता है, फार्म एक्टिविटी में खेती करते हैं, जैसे क्रॉप को, अनाज को उगाते हैं। और स्पेशली कैसे अनाज को उगाते हैं, पैडी क्रॉप को। पैडी क्रॉप में क्या आ जाता है आपका, राइस यानी चावल, ठीक है। साउथ का विलेज है, साउथ इंडिया का विलेज है, तो आपको पता होना चाहिए दक्षिण भारत में वर्षा काफ़ी होती है और चावल की खेती के लिए हैवी रेन चाहिए, ठीक है ना। हैवी रेन की आवश्यकता होती है, हैवी रेन की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो यहाँ पर किसकी खेती होती है, चावल की खेती उगाते हैं। कौन उगाते हैं, जो फार्मर होते हैं, जो फार्मिंग एक्टिविटी में जो किसान होते हैं, वो क्रॉप ग्रो करते हैं, अनाज उगाते हैं। अनाज में स्पेशली किस अनाज को उगाते हैं, पैडी क्रॉप यानी राइस को। क्योंकि राइस की खेती में आपने देखा होगा कि जब राइस की खेती होती है तो जो जून से स्टार्ट होती है। बोना कब से स्टार्ट करते हैं हम, जून, क्योंकि हमारा देश बहुत हद तक मानसून पर डिपेंडेंट है, वर्षा पर डिपेंडेंट है ना। तो जून से स्टार्ट होता है और दिसंबर जनवरी में आपको राइस क्या मिल जाता है, राइस मिल जाता है। राइस की क्या हो जाती है, हार्वेस्टिंग हो जाती है। और वहाँ पे हम लोग बहुत सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, जैसे बहुत सारे त्यौहार मनाते हैं हम जनवरी में। कहीं बिहू मनता है, तो कहीं आपकी लोहरी मनती है, तो कहीं आप जो हम बनाते हैं 15-14 जनवरी को मकर संक्रांति बनाते हैं। तो राइस की क्रॉप को हम कब हार्वेस्ट करते हैं, जनवरी के मंथ में, ठीक है। तो 12 मंथ है, ठीक है ना, 12 मंथ है। जैसे आप जनवरी से स्टार्ट करोगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो यहाँ पर ये जो गांव के लोग हैं जो फार्मिंग एक्टिविटी में है, जून से लेकर दिसंबर तक तो ये व्यस्त रहते हैं फार्मिंग एक्टिविटी में। लेकिन क्या होता है, ये जो जनवरी से अप्रैल तक, ये अप्रैल मई तक का जो इनका टाइम होता है, ठीक है ना, अप्रैल से मई तक का टाइम जो होता है, ये 4-5 महीना ये बेरोजगार होते हैं। इनके पास करने के लिए कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो ये इनके लिए क्या है, एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन जाती है। ये 4-5 महीना ये क्या करते हैं, ये 4-5 महीना कहीं दूसरे जगह माइग्रेट करते हैं, कहीं और कमाने, किसी और शहर में कमाने के लिए चले जाते हैं। समझ में आया। तो ये इस चीज़ का भी जिक्र इस क्या किया गया है, स्टोरी में किया गया है। तो हमने क्या देखा कि यहाँ के लोग 3 तरह के काम करते हैं। कहाँ के लोग, कलपट्टू विलेज के लोग। कहाँ है कलपट्टू विलेज, तमिलनाडु स्टेट में है, तमिलनाडु राज्य में है। तमिलनाडु कहाँ पर है, दक्षिण भारत का एक राज्य है जो कि सी कोस्ट पर है, समुद्री एरिया पर बसा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ के लोग फार्मिंग एक्टिविटी करते हैं, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी भी करते हैं। नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में क्या है कि बास्केट वीविंग करते हैं, यानी बांस से बने हुए टोकरी बनाते हैं, यूटेंसिल बनाते हैं, बर्तन बनाते हैं, बुलक कार्ट यानी बैलगाड़ी बनाते हैं, और लोहे का भी काम करते हैं। ब्लैक स्मिथ जो लोहार होता है उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। एक और तरह का यहाँ के लोग काम करते हैं जिसको हम बोलते हैं सर्विसेज। सर्विसेज का मतलब होता है सेवा भी करते हैं यहाँ के लोग। सेवा मतलब ऐसा नहीं कि पैर हाथ दबा रहे हैं, पूरा सेवा कर रहे हैं, ये नहीं खाना बना के खिला रहे, वो सेवा नहीं। सर्विसेज में आता है कि बेसिक नीड जो होते हैं लोगों को वो फुलफिल करते हैं अलग अलग माध्यम से। जैसे कोई बार्बर है, तो बार्बर अगर हेयर कट कर रहा है तो क्या कर रहा है, सर्विस ही तो प्रोवाइड कर रहा है गाँव के लोग। कोई नर्स है तो दवाई दे रही है, तो वो भी एक सर्विस प्रोवाइड कर। कोई टीचर है तो पढ़ाने का काम कर रहा है, दिस इज अ काइंड ऑफ सर्विसेज। वॉशरमैन यानी जो कपड़े धोते हैं वो है। शॉपकीपर है, अब मान लीजिए कि अगर गांव में शॉपकीपर नहीं रहे, दुकानें नहीं रहे, तो लोग कहाँ क्या खरीदने जाएंगे, तो शॉपकीपर भी है ना, टी शॉप भी है ना। एक और काम यहाँ के लोग करते हैं, टिफिन सेंटर चलाते हैं। टिफिन सेंटर क्या है, मुंबई का आपने डब्बा वाला सुना होगा, है ना। डब्बा वाला क्या करता है कि खाना
बना के अलग अलग ऑफिसों अलग अलग घरों में डब्बा पहुंचाया जाता है और बहुत फेमस है मुंबई का डब्बा वाला। अगर आप बहुत सारे लोग जानते होंगे, जो नहीं जानता है आप एक बार सर्च करके पढ़िएगा ज़रूर, है ना, क्या किस तरह का चेन होता है उनका। तो यहाँ के लोग छोटे स्तर पे करते हैं, गांव के लोग हैं तो टिफ़िन बनाते हैं। अब देखिए साउथ के लोग हैं तो टिफ़िन में रोटी रोटी और सब्जी तो देंगे नहीं, जैसे नॉर्थ इंडिया में खाते हैं, जैसे उत्तर भारत में रोटी सब्जी दाल चावल खाते हैं। साउथ के लोग क्या खाएंगे? इडली खाएंगे, डोसा खाएंगे, उपमा खाएंगे, स्नैक्स में वड़ा खाएंगे, सांबर खाएंगे, बोंडा नाम की एक डिश होती है वो खाएंगे, है ना। और मैसूर पाक एक स्वीट डिश होती है, मैसूर पाक, वो भी वहाँ के लोग खाते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि यहाँ के लोग 3 तरह की एक्टिविटी में बिजी हैं। एक है फार्मिंग एक्टिविटी जो खेती कर रहे हैं, एक नॉन फार्मिंग एक्टिविटी जो लोग खेती नहीं कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, है ना, और एक सर्विस जैसे हर तरह का काम, दुकान पे चाय बेचना, सब्जी बेचना, ग्रोसरी बेचना, कपड़े धोना, बाल काटना, इस तरह के काम लोग वहाँ के करते हैं। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद हम देखने वाले हैं, यह गांव निचली पहाड़ी से घिरा हुआ है। अब ये जो गांव है जैसे आप यहाँ पे अगर हम देखेंगे, तमिलनाडु का लोकेशन आपको याद होना चाहिए, ये है तमिलनाडु का लोकेशन मैप में, तो निचली पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो हम क्या जानते हैं कि इस तरफ जो है आपके वेस्ट साइड में वेस्टर्न घाट है और इस साइड में आपको ईस्टर्न घाट मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर ईस्टर्न घाट की पहाड़ियाँ हैं, निचली पहाड़ियों से घिरा हुआ ये क्या है? ये गांव है। धान यहाँ की प्रमुख फसल है। अब स्टेटमेंट में पूछ दिया जाएगा कि कल्पट्टू विलेज की जो मुख्य फसल है वो क्या है? धान यानी पैडी, जो सिंचित भूमि पे उगाई जाती है। अधिकांश परिवार कृषि के माध्यम से अपनी जीवन यापन करता है। यहाँ का अधिकांश मोस्टली जो फैमिली है वो किस पे डिपेंडेंट है? कृषि पे डिपेंडेंट है, यानी फार्मिंग एक्टिविटी कर रहा है। ठीक है, आसपास कुछ नारियल के पेड़ हैं, जैसे कपास, गन्ना, केला भी उगाया जाता है। अब फार्मिंग एक्टिविटी में ये भी आ जाएगा। जैसे मेन फसल अगर यहाँ देखा जाए तो राइस है, यानी पैडी चावल है। ठीक है, लेकिन अगर अलग से और भी छोटे तौर पे क्या किया जाता है? कपास यानी कॉटन की भी खेती की जाती है, गन्ना, है ना, केले। अब आपको साउथ में आपको नारियल के पेड़ बहुत दिखेंगे क्योंकि कोस्टल एरिया है ना, समुद्री एरिया है, और कहीं आपको आम के बगीचे भी वहां दिख जाएंगे। तो ये सब भी काम वहां के लोग कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे हम देखने वाले हैं कि शॉप्स कैसे कैसे है ना, शॉप्स कैसे है। जैसे कलपट्टू विलेज इज ए वैरायटी ऑफ स्मॉल शॉप सच एज टी शॉप, ग्रोसरी स्टोर, बार्बर शॉप, क्लॉथ शॉप, टेलर शॉप, फर्टिलाइजर शॉप और सीड शॉप। अब यहाँ पे बहुत अलग अलग तरह की दुकानें भी देखने को मिलेगी। कैसे? जैसे आपको मैं बता दूं कि टी शॉप के बारे में, कि अलग अलग चार टी शॉप मिलेंगे, यानी चाय की टपरियाँ मिलेंगी। लोग क्या करते हैं? फर्टिलाइज़र भी बेचते हैं। अब इस गांव में ज़्यादातर लोग खेती करते हैं, तो खेती करने के लिए क्या चाहिए होते? खाद की आवश्यकता होती है ना, सीड यानी बीज की आवश्यकता होती है। तो ऐसे भी दुकान वहाँ पे देखे गए। ठीक है, अब यहाँ पे महिलाओं की अगर लाइफ की बात करें कि वहाँ की महिलाएं क्या करती हैं, तो यहाँ पर एक महिला का जिक्र है जिसका नाम है तुलसी। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि तुलसी नामक महिला जो है रामलिंगम के खेत में काम करती है। एक तुलसी नाम की महिला है ना, वो कहाँ काम करती है? एक रामलिंगम नाम का क्या है? लैंड ओनर है। लैंड ओनर मतलब जमीन का मालिक है ना, उसके खेत में। अब आप अक्सर आपने देखा होगा कि आपका खेत है और आपके खेत पे दूसरे मजदूर काम करते हैं, वो उनका खेत नहीं होता है, लेकिन आपके खेत पे मजदूरी लेके, दिन भर की मजदूरी लेके लोग अलग से मजदूर आते हैं और काम करते हैं, और दिन भर का जो उनका डेली वेजेस होता है वो लेके घर चले जाते हैं। तो उसी तरह अगर महिलाओं की अगर लाइफ की बात करें, महिलाओं का जीवन कलपट्टू विलेज में कैसा है, तो तुलसी नामक की एक महिला है जो कि रामालिंगम नाम का एक लैंड ओनर है, भूमि का मालिक है, खेत का मालिक है, उसके खेत में काम करती है और धान की रोपाई करती है, निगरानी करती है, कटाई करती है। धान रोपती भी है, निगरानी भी करती है, कटाई भी करती है, जैसे काम करती है। वह रोजाना 40 रुपए कमाती है। कितना कमाती है? 40 रुपए वो डेली कमा लेती है। उसके अलावा क्या है कि मान लीजिए कि धान की खेती तो एक सीजन में होती है। मैं आपसे क्या मैंने बोला कि कुछ ही सीजन में धान की खेती होती है। जब धान कट जाता है, हार्वेस्ट हो जाता है ना, बुआई से लेके, रोपाई से लेके, इरिगेशन से लेके, जो सारा काम होने के बाद जब कट जाता है तो उसके बाद ये लोग खाली हो जाते हैं। तो उसके बाद ये क्या काम करती है? खाना पकाती है, सफाई करने, और कोई जैसे
बड़े किसान हैं तो उनके घर खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े धोने जैसे घरेलू काम भी करती है और ये अपने घर का भी काम करती होगी। तो ऐसा है वहाँ की महिलाओं का जीवन। कि कहाँ की महिलाओं का? कलपट्टू विलेज, जो कि तमिलनाडु का है। ठीक है। अब देखिए फार्मिंग एक्टिविटी के अगर हम बारे में बोले, कृषि गतिविधि में कौन कौन लोग हैं जो कृषि गतिविधि में लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। तो फार्मिंग एक्टिविटी की यानी कृषि गतिविधि की हम बात करें तो एक ऐसे किसान है जिसका खुद की जमीन है, भूमि मालिक है ना, लैंड ओनर। लैंड ओनर का मतलब है जिनकी खुद की जमीन है, वो दूसरों के जमीन पे खेती नहीं करते हैं, जैसे इनकी खुद की जमीन है ना। तो खेती, ये भी तो खेती कर रहे हैं, इनका भी तो व्यवसाय खेती हुआ, भले ये किसी से करवा रहे हैं लेकिन इनका अगर व्यवसाय देखा जाए तो ये भी तो खेती ही करवा रहे हैं, है ना। तो फार्मिंग एक्टिविटी में यानी कृषि गतिविधियों में लैंड ओनर है, भूमि के मालिक है, और दूसरे ऐसे फार्मर हैं जो कि लैंडलेस फार्मर हम कह सकते हैं, जो भूमिहीन किसान है। भूमिहीन जिनके पास अपनी तो कोई जमीन नहीं है लेकिन ये इनकी जमीन पर क्या करते हैं, दिन रात खेती करते हैं और कुछ अनाज अपने घर के लिए रखते हैं, या ये लैंड ओनर जितने पर तय होता है उतना अनाज इनको लास्ट में देता है, या पैसों पे तय हो तो पैसे देता है। तो इस तरह से ये अपने आप को क्या कर रहे हैं, अपने आप अपना जीवन यापन करते हैं। तो वो अगर आपसे पूछा जाए कि कृषि गतिविधि में कौन लोग हैं, तो एक तो है भूमि लैंड ओनर जो कि भूमि के मालिक हैं, और एक लैंडलेस लेबर है, लैंडलेस फार्मर है जिनके पास खुद की कोई ज़मीन नहीं है, दूसरे की ज़मीन पर खेती करके वो अपना जीवन यापन करते हैं। जितना ये दे दे उतने पर इनको संतुष्ट रहना पड़ता है। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे इन कलपट्टू देयर इज अ लेबर्ड एंड अ फार्मर, ऑल ऑफ देम डिपेंड ऑन फार्मिंग। बिग फार्मर कल्टिवेट देयर लैंड एंड सेल देयर प्रोडक्ट इन द मार्केट। सम पीपल इन द विलेज डिपेंड अपॉन द फॉरेस्ट, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी प्रोडक्ट, फिशिंग etc। यानी कलपट्टू विलेज में मजदूर और किसान दोनों हैं, मजदूर भी हैं और किसान भी हैं, है ना। ये सभी खेती पर निर्भर है। बड़े किसान क्या करते हैं, अब उनकी ज़मीन पे जो खेती करके अनाज होता है वो क्या करते हैं, अनाज की उपज को बाजार में हाई रेट में बेच देते हैं। ठीक है। गांव में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जंगल में जाके काम करते हैं, जैसे हनी निकालना, है ना, पशुपालन भी करते हैं, है ना। डेयरी जैसे पशुपालन करेंगे, फिर डेयरी प्रोडक्ट जो होगा उसको कहाँ जाएंगे, या तो मार्केट में जाके बेच के आएंगे, है ना। मछलियाँ पकड़ने, अब कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया समुद्री एरिया, तो वहाँ पे एक मेन काम क्या होगा, मछली पकड़ के लाना और उसको बेचना। तो इस तरह से वहाँ के लोग काम कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद फार्मिंग एंड कलेक्शन ऑफ महुआ, तेंदुल लीव, हनी etc फ्रॉम द फॉरेस्ट। अभी मैंने बताया ना कि फॉरेस्ट में जाके फॉरेस्ट का सामान लेके आते हैं और बाजार में बेचते हैं। जैसे जंगल में महुआ, महुआ क्या होता है, महुआ से वाइन बनता है ना। महुआ आपने अगर देखा होगा तो रियल में छोटा छोटा होता है, जो कि पेड़ों पर से जब पकने के बाद गिरता है। तो महुआ क्या होता है, जिससे वाइन बनता है। तो उसको ये कलेक्ट करते हैं जंगल से जाके, फॉरेस्ट से जाके। उसके बाद तेंदुल लीफ, तेंदुल लीफ क्या होता है, जिससे बीड़ी आपने सुना होगा, है ना, सिगरेट टाइप का होता है, बीड़ी बनाया जाता है। वो लेकर आते हैं जंगल से और वो बीड़ी बनाने का काम करते हैं। शहद निकालते हैं यानी हनी निकालते हैं। ऐसी खेती और संग्रह आजीविका के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। तो इस तरह से गांव के लोग का जीवन यापन चलता है। उसके बाद बड़े किसान के साथ साथ खेतीहर मजदूर यानी एग्रीकल्चर लेबर भी होते हैं। अभी हमने पढ़ा कि बड़े किसान तो हैं ही, बड़े किसान जिसकी बहुत अपनी बहुत सारी ज़मीनें हैं, और दूसरे होते हैं एग्रीकल्चर लेबरल, जो कि आते हैं आपके खेत पे काम करते हैं और उनको कुछ हिस्सा मिल जाता है, फिर वो चले जाते हैं। खेतों पर काम करने में भूमि तैयार करना, अब क्या क्या ये काम करते हैं जो एग्रीकल्चरल लेबरर है, खेतीहर मजदूर हैं, वो क्या क्या काम करते हैं, खेतों पे काम करने में भूमि को तैयार करते हैं, है ना। जैसे मिट्टी को खोदना, बनाना, बुआई करना, निगरानी करना, फसलों की कटाई करने जैसे काम शामिल है। वर्किंग ऑन फार्मर इन्वॉल्व ऑपरेशन सच एज प्रिपेयरिंग द लैंड, सोइंग, वेडिंग एंड हार्वेस्टिंग, है ना। निगरानी करने में क्या है कि जो अनवांटेड प्लांट है, अनवांटेड प्लांट जिसकी ज़रूरत नहीं है, खरपतवार, उसको हटाते हैं। भारत में हर 5 में से लगभग 2 ग्रामीण, है ना, 5 में से हर लगभग 2 ग्रामीण परिवार खेतीहर मजदूर है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसीलिए मैंने हाईलाइट किया है, इसको याद कीजिएगा। ये स्टेटमेंट आ सकता है
कि भारत में कितने मजदूर खेतीधर मजदूर है ना, ग्रामीण परिवार में खेतीधर मजदूर है। तो हर पाँच में से दो यानी 2/5 है ना। तो भारत में हर 5 में से लगभग 2 ग्रामीण परिवार खेतीहर मजदूर परिवार है, ठीक है ना। इन परिवारों के सदस्य आमतौर पे जीविकोपार्जन के लिए दूसरे खेतों पे काम करते हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, तो कहने का मतलब ये है कि क्या बोला जा रहा है कि हर 5 में से 2 ऐसे किसान हैं जो कि आपको याद रखना खेती हर मजदूर परिवार है, खेती हर मजदूर परिवार है, और जिसको हम एग्रीकल्चरल लेबरल कहते हैं। इन परिवारों के सदस्य आमतौर पर जीविकोपार्जन करने के लिए दूसरे के खेतों पर काम करते हैं। तो अब ये खेतीधर मजदूर है 2 लोग, 5 लोग के पास अपनी जमीन, 2 लोग के पास अपनी जमीन नहीं है, तो दूसरे की जमीन पे क्या करेंगे, खेती करेंगे। भारत में 80%, अब यहाँ पे एक और लाइन आप समझिएगा कि 80% है ना, 80%, ये सब डेटा है, ठीक है ना, किसान इस समूह से संबंधित है। अब खेतीधर मजदूर कितने हैं, 80%। भारत में केवल 20% किसान की ही संपन्न है, यानी 80% जो किसान है ना, उनकी क्या है, उनकी स्थिति सही नहीं है। 20% ही ऐसे किसान हैं जो कि संपन्न है, जिनके पास पैसा है ना, जिनके पास खेत है, जिनके पास बहुत कुछ है ना। ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत से लोग जंगल से संग्रह, पशुपालन, डेयरी, मछली पकड़ने का काम पर भी निर्भर है, ठीक है। समझ में आई बात। अब हम क्या देख रहे हैं कि हमने 3 तरह के किसान की बात की। बड़ा किसान क्या है, जिसके पास बहुत बड़ा, उसके पास क्या है, जमीन है, खेत है ना, बहुत सारे खेत हैं। स्मॉल किसान और लैंडलेस लेबर। अब हमने इनकी तो बात कर ली, बड़े किसान है और एक लैंडलेस लेबर है, इसके बारे में बात की। ये लैंडलेस लेबर भूमिहीन किसान इनके खेत में जाके काम करते हैं, ठीक है, और ये अपने अनाज को बाजारों में जाके बेचते हैं हाई रेट पे। लेकिन एक और किसान है जिसको स्मॉल फार्मर कहते हैं, इसके बारे में अब हम जिक्र करेंगे। स्मॉल फार्मर कौन होते हैं, छोटे किसान, जिनकी अपनी छोटी सी जमीन है और उसी जमीन पर ये क्या करते हैं, खेती करते हैं, ठीक है। तो छोटे किसान कौन होते हैं, जिनकी खुद की अपनी जमीन होती है और उसी जमीन पे वो अपना काम करते हैं, ठीक है। अब इनकी स्थिति के बारे में हम देखेंगे कि इनकी स्थिति कैसी है, ठीक है। चलिए, स्मॉल फार्मर के बारे में। अब स्मॉल फार्मर के बारे में बताया गया है कि वो कर्ज में डूबे रहते हैं। भाई रीज़न क्या है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, कि क्यों ये कर्ज में डूबे रहते हैं। तो कहा, यहाँ पे बताया गया है कि किसान खेती की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पैसे उधार लेते हैं। अब क्या है, छोटे किसान हैं, अपने खेत पर काम कर रहे हैं, तो खेत में जो भी आपका फर्टिलाइज़र, खाद लग रहा है, बीज लग रहा है, तो इनको क्या करना पड़ता है, इनको खरीद के लाना पड़ता है। तो वही चीज़ की कहा जा रहा है यहाँ पे कि किसान खेती की बुनियादी ज़रूरत है, यानी बेसिक नीड जो होती है खेती की, आपको समय समय पे खाद छींटना है ना, और कीटनाशक जैसे इंसेक्टिसाइड ये सब छींटना है ना, आपको समय समय पे क्या करना, इरिगेशन करना है, यानी पानी देना है। तो इन सब बेसिक नीड की बुनियादी ज़रूरतों के लिए क्या करते हैं, साहूकार से पैसे उधार लेते हैं। कई बार मानसून की विफलता के कारण ऋण वापस नहीं कर पाते। अब क्या बोलते हैं, जाते हैं साहूकार के पास कि आप मुझे पैसा दे दो, अगर हमारी खेती अच्छी होगी तो उससे जो मैं कमाऊंगा आपके पैसा, लोन लेके आते हैं। अब लोन तो क्या देता है, ऐसे थोड़ी ना कोई पैसा दे देता है, उसमें ब्याज भी जोड़ता है ना, इंटरेस्ट जोड़ के वो देता है। तो वो क्या करता है कि मान लीजिए वो 50 रुपया लेकर आया और हर महीने बढ़ते बढ़ते उसके 150 रुपये होंगे। मान लीजिए उसकी खेती अच्छी नहीं हो पाई किसी कारणवश, वो अच्छा खाद नहीं ले पाया, या अच्छे से खाद नहीं से, या वर्षा नहीं हो पाई। सबसे मेन रीज़न होता है क्योंकि हम मानसून पे डिपेंडेंट है, वर्षा पे डिपेंडेंट है, ये इसके पास इरिगेशन के लिए उतना पैसा नहीं था, तो वो क्या हो गया, 150 हो गया। तो फिर क्या होता है कि वो 150 कैसे छुपाओगे, उसकी खेती खराब हो गई, मान लीजिए फसल खराब हो गई, कुछ भी रीज़न होता है, नेचुरल डिजास्टर आ गया तो उसकी खेती खराब हो गई, तो वो क्या करेगा, उसके कारण ऋण वापस नहीं कर पाते, जिसके परिणाम स्वरूप कर्ज में डूब जाते। अब ये कर्ज क्या हो गया, बढ़ते बढ़ते 2-3 साल में बहुत हो गया, समझे। तो वो बहुत होने के कारण मतलब 150 रुपये का मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ, ऐसा नहीं होता, बहुत पैसे होते हैं, ठीक है ना। तो जिसके परिणाम स्वरूप कर्ज
हो जाता है और अंततः यह संकट मुख्य कारण बन जाता है। अब क्या होता है कि अब वो करते करते कर्ज इतना ज़्यादा हो जाता है किसानों के, जो छोटे किसानों की स्थिति है, क्यों वो कर्ज में डूबे रहते हैं, तो उससे क्या होता है, वो लास्ट में जाके आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में किसानों ने आत्महत्या कर ली। तो रीज़न क्या है आत्महत्या करने के लिए? क्योंकि वो कर्ज में इतना डूबे रहते हैं, कर्ज नहीं चुका पाते हैं, अपने परिवार को सही ढंग से भोजन 3 वक्त का नहीं दे पाते हैं, तो वो क्या करते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, है ना। तो फार्मर बोरो मनी टू फुलफिल द बेसिक नीड ऑफ द फार्मिंग लैंड. Sometimes they are unable to return the loan due to the failure of monsoon, which result in debt and finally the major cause of distress. समझ में आया? छोटे किसान मानसून पर निर्भर होते हैं। अपनी सिंचाई के लिए छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए उन्हें लोन लेना पड़ता है, जैसे कीटनाशक खरीदना, है ना, इंसेक्टिसाइड खरीदना, और किसानों को उपकरण खरीदना। उपकरण भी तो लगता है ना, बहुत सारे उपकरण लगते हैं, टूल लगते हैं। अगर वर्षा अच्छी होती है तो उनकी कमाई भी अच्छी होती है और वह कर्ज चुका सकते हैं। लेकिन अगर वर्षा अच्छी नहीं हुई और उनका फसल खराब हो जाती है तो वह कर्ज में डूब जाते हैं। अगर किसान कर्ज नहीं चुका पाते हैं तो उन्हें आखिरी बार आत्महत्या करनी पड़ती है। तो समझ में आया स्थिति, जो स्मॉल फार्मर है उनकी स्थिति कितनी दयनीय है ना। तो चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे बिग किसान। इनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये बड़े किसान गांव में अधिकांश भूमि पर खेती करते हैं, है ना। और मतलब जैसे गांव में मान लीजिए कि ये पूरा गांव है, तो पूरे गांव के इतने पार्ट में इन्हीं का अकेले खेत होता है, इतने में छोटे छोटे किसानों की खेत होती है। तो बिग जो बड़े किसान होते हैं उनके बारे में बताया जाए कि बड़ा अपनी उपज का, यहाँ पे क्या बोला कि अधिकांश भूमि पर ये खेती करते हैं। एक बड़ा किसान अपनी उपज का अधिकांश हिस्सा बाजार में बेच देता है और उनमें से कुछ ने अन्य व्यवसाय शुरू कर लिए। अब इन लोगों को बड़ा हिस्सा है, बड़ा है, पैसे वाले हैं, तो अपना एक तो वो बेच दे रहे हैं बाजार में, उससे पैसे मिलते हैं तो ये दूसरा बिजनेस, दूसरा व्यवसाय खोल लेते हैं, जैसे दुकानें, धन उधार देना। यही लोग तो साहूकार बन जाते हैं, है ना, देने का चलन, और छोटे कारखाने भी ये लगा लेते हैं। ठीक है, ये सब मैं इतना डिटेल में आपको क्यों बता रही हूँ? डिटेल में बताने का ज़रूरत इसलिए है कि यही सब तो स्टेटमेंट बना के पूछा जाता है। अगर मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पढ़ा दूँ तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये कहाँ से क्वेश्चन उठा है, कहाँ से इसका आंसर देना है। ये जितने भी स्टेटमेंट लिखे हैं क्या ये सही है, ये बुक में दिए हैं? तो ये इसके लिए थ्योरी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और एनसीईआरटी पढ़ाने वाला भी कोई होना चाहिए। डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पढ़ने से कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, पुडुपेट। अब पुडुपेट क्या है? इस इलाके के लोग समुद्र में मछलियां पकड़ के अपनी जीवन यापन करते हैं। मछली पकड़ने के लिए कैटामैरिन यहाँ पे कैटामैरिन क्या है? एक मछली पकड़ने वाला नाव है का इस्तेमाल करते हैं। कैटामैरिन क्या है? मछली पकड़ने वाला नाव, है ना। हमने फर्स्ट चैप्टर में चीनी चट्टी के बारे में पढ़ा था, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा था कि जो मछली पकड़ने का जाल होता है, एक चीनी वाला होता है, एक बर्तन होता है, एक जाल होता है। उसी तरह यहाँ पे कैटामैरिन होता है। कैटामैरिन एक मछली पकड़ने वाला नाव का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने क्या बोला था कि वहाँ के लोग मछली भी पकड़ते हैं, तो मछली पकड़ने के लिए एक अलग विशेष किस्म के नाव का ये प्रयोग करते हैं जिसका नाम है कैटामैरिन। ठीक है, ये पूछा जा सकता है। वे अपनी पकड़ी हुई मछलियों को लेकर वापस तट पर आते हैं और उसे बाजार में बेचते हैं। मछुआरे आमतौर पर कैटामैरिन, जाल और इंजन खरीदने के लिए बैंक से ऋण लेते हैं। यही है पुडुपेट के बारे में। ठीक है, अब इन्हें भी ऋण लेना पड़ता है। ठीक है, अब आपके बुक में एक एग्जाम्पल दिया है टेरिस फार्मिंग का। टेरिस फार्मिंग इन नागालैंड, किसका जिक्र है? नागालैंड, क्योंकि हम यहाँ पे खेती से रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो नागालैंड जो स्टेट है, जो कि नॉर्थ ईस्ट में है, अगर आप इस तरह से इंडिया का मैप बनाओ तो इधर एक स्टेट आता है नागालैंड, है ना। नागालैंड की हम बात कर रहे हैं। नागालैंड जो है वहाँ पे टेरिस फार्मिंग की जाती है, क्योंकि पहाड़ी एरिया है, तो टेरिस फार्मिंग पहाड़ी एरिया में ही करते हैं। ऐसे सीढ़ीनुमा खेत होता है टेरिस फार्मिंग में, और यहाँ पे बांध बना होता है, मतलब छोटे छोटे मेड़ बने होते हैं, ताकि जब वर्षा का पानी आए तो यहाँ पे रुक रुक के आए। अगर मान लीजिए ऐसे फ्लैट रहेगा, है ना,
अगर हम बाढ़ नहीं बनाएंगे, हम मेड़ नहीं बनाएंगे तो पानी सड़ से नीचे चला आएगा। तो पानी पौधों पे लगे, अनाजों पे जो भी फसलें हो रही उस पे रुके, उसके लिए यहाँ पे ऐसे मेड़ बनी होती है। टेरिस फार्मिंग, सीढ़ी नुमा खेती जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात बताई गई है उसको पढ़ना ज़रूरी है। यह चिजामिन नामक एक गांव है। नागालैंड का चिजामी नामक गांव का जिक्र किया गया है, जो कि नागालैंड में फेक जिले में है। किसमें है? नागालैंड का फेक जिला। अब यहाँ पे हाईलाइट कीजिएगा, किस स्टेट की बात हो रही है? नागालैंड की। नागालैंड के इस गांव का नाम क्या है? चिजामी। और वो किस जिले में है? डिस्ट्रिक्ट में, फेक जिले में है। अब कभी कभी क्या होगा, स्टेटमेंट आपको कंफ्यूज करने के लिए फेक गांव दे देगा, चिजामी जिला दे देगा, और वहां के बारे में तो हमें उतना नॉर्थ ईस्ट के बारे में पता है नहीं, तो यहाँ पे आप स्टेटमेंट गलत कर दोगे। ठीक है, तो चिजामी नाम का एक गांव है, फेक नाम का गांव नहीं है, ये याद रखिएगा। फेक जिला है नागालैंड। इस यहाँ के लोग चाखेसांग समुदाय के हैं। अब ये एक और चीज यहाँ पे आ गई, चाखेसांग समुदाय के लोग हैं। ये लोग जो कम्युनिटी है, चकसांग कम्युनिटी के लोग हैं, जो कि सीढ़ी नुमा खेती करते हैं। अब यहाँ पे पूछ लिया जाएगा कि नागालैंड के जो लोग हैं जो सीढ़ी नुमा खेती करते हैं, जो टेरिस फार्मिंग करते हैं, वो किस समुदाय के लोग हैं? तो ज़्यादातर वहाँ पे आपको ट्राइबल लोग रहते हैं। ठीक है, तो चाखेसांग समुदाय के लोग हैं ये। ठीक है, चलिए अब टेरिस फार्मिंग होती क्या है तो अब आप समझ लीजिए। दिस इज अ टाइप ऑफ फार्मिंग इन विच द लैंड ऑन द हिल आर स्लोप इन मेड इनटू अ फ्लैट plot and carved out in step. The side of each plot are raised in order to retain water. This allow water to stand in the field which is suitable for the rice cultivation. यानी सीढ़ीनुमा खेत, यह खेत एक प्रकार का जिसमें पहाड़ी ढाल पर जमीन को समतल करके सीढ़ी बना दी जाती है। पानी को बनाए रखने के लिए प्रत्येक भूखंड के किनारे को ऊपर उठा दिया जाता है। मैंने आपको यहाँ पे इमेज में दिया ना कि जैसे ही एक लैंड खत्म होगा, इसको थोड़ा सा ऊपर ऐसे उठा के टेरिस्ट बना दी जाती है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि पानी वहां पे रुक जाए, जिससे खेत में पानी जमा रहता है और चावल की खेती के लिए उपयुक्त है। ठीक है, समझ में आया? अब चलिए, आपको समझ में आया, यही था इतना इस चैप्टर में, जो कि अगर आपने पढ़ लिया होगा और इससे आप क्वेश्चन अगर कहीं भी आपको दिखे प्रीवियस ईयर आप खोजिएगा तो आपका क्वेश्चन जरूर सॉल्व होगा, इसकी मैं गारंटी लेती हूँ। ठीक है, चलो अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, एक रीकैप हो जाएगी आपकी पूरे चैप्टर की। क्या है ये क्वेश्चन? नियरली डैश ऑफ द ऑल रूरल फैमिली आर एग्रीकल्चर लेबर, यानी कितने लोग जो हैं ग्रामीण परिवार के वो कृषि मजदूर हैं। तो मैंने आपको बताया था कि पाँच में से दो ऐसे परिवार हैं जो कृषि मजदूर हैं, खेतीदार मजदूर हैं। मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे सीधे आप ऑप्शन में टिक कर सकते हो 2/5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, there are people in a village provide dash such as blacksmith, nurse, teacher, washerman. अब मैंने क्या बताया था, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खेती ना करके सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सर्विसेज यानी सेवाएं देते हैं, जैसे वो लोहार होते हैं, नर्स होते हैं, शिक्षक होते हैं, धोबी होते हैं। तो गांव के ऐसे लोग को हम क्या बोलते हैं? जो क्या प्रोवाइड करते हैं? सेवाएं देते हैं, सर्विस देते हैं, है ना। गुड्स मतलब सामान होता है, नॉन मेटल और मेटल ये चीज़ नहीं हमने पढ़ा है इस चैप्टर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पीपल ऑफ चिजामी विलेज डू कल्टीवेशन। अब चिजामी विलेज के बारे में अभी हमने पढ़ा, जो कि नागालैंड के फेक जिले में है ना। तो वहाँ के लोग क्या कल्टीवेट करते हैं? तो वो खेती कैसे करते हैं? टेरिस फार्मिंग के थ्रू खेती करते हैं, है ना। टेरिस फार्मिंग करते हैं, ये भी हमने अभी पढ़ा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इज हाईएस्ट पॉवर्टी रेट, यानी कौन सा ऐसा स्टेट है इंडिया का जो कि जहाँ पे पॉवर्टी रेट, यानी भारत में से निम्नलिखित राज्यों में से किसमें गरीबी का अनुपात सबसे अधिक है? तो वो राज्य है उड़ीसा, है ना। उड़ीसा में बहुत ज़्यादा गरीबी है। यहाँ की कालाहांडी नाम की वहाँ पे जगह है जहाँ पे चावल की खेती, फिर भी वहाँ पे गरीबी बहुत ज़्यादा देखी जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अभी एक असर्शन रीजन से क्वेश्चन देखेंगे, देखते हैं आपने कितना पढ़ा, समझ में आया कि नहीं। असर्शन यानी अभिकथन कहता है कि किसानों पर बढ़ता कर्ज
कृषि क्षेत्र की प्रमुख चिंताओं में से एक है। अब किसानों पे कर्ज जो बढ़ रहा है, डेप्ट पे, छोटे किसान जो डेप्ट पे जा रहे हैं, जो लोन ले रहे हैं, तो उन पर क्या हो रहा है, एक बहुत जटिल समस्या है, बहुत चिंता का विषय है। सही बात है, ठीक है। मानसून पर अत्यधिक निर्भरता इनमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब ऐसे जो खेतीधर वो स्मॉल जो फार्मर है, जो छोटे किसान है, वो मुख्यतः बहुत ज़्यादा ओवर डिपेंडेंट हो गए हैं, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए खेती के कारण, जिसके जिसके कारण वो क्या हो गए हैं, वो कर्ज में डूब जाते हैं। तो यहाँ पे अभिकथन भी सही है, कारण भी सही है। यानी अगर हम इंग्लिश में पढ़े, असर्शन क्या बोलता है, राइजिंग डेप्ट अमंग फार्मर इज वन ऑफ द मेजर कंसर्न ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर, बिल्कुल सही है। रीजन बोल रहा है कि ओवर डिपेंडेंस ऑन मानसून, मानसून पे आपको निर्भर रहना है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा नहीं रह सकते हैं। अगर मान लीजिए वर्षा नहीं हुई तो आपकी खेती खराब हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी कारण, तो इसी के कारण ये डेप्थ में रहते हैं। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और जो यहाँ पे व्याख्या हो रही है, यानी सही व्याख्यान है ना। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी ए और आर दोनों सत्य है, और आर जो है वो सही व्याख्या कर रहा है किसका, ए का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ आप यहाँ पे जा सकते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। तो ये थे आज की लेक्चर, जो कि हमने रूरल लाइवलीहुड से पढ़ा, ग्रामीण आजीविका से। नेक्स्ट जो चैप्टर हमारा होगा उसमें हम अर्बन लाइवलीहुड पढ़ेंगे, यानी शहरी क्षेत्र में आजीविका के कौन कौन से स्रोत हैं उसको हम पढ़ने वाले हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।